राम राम साथियों, मैं अंशु सिंह आप सभी का गुरुकुल एजुकेशन के इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मधु कांकरिया द्वारा लिखित यात्रा वृतांत, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। ये कक्षा 10वीं का है और सिलेबस में बहुत इसके विषय में प्रश्न आते हैं। साथ में ही यात्रा वृतांत जब बीएड, एमए और बीए या फिर नेट में पूछे जाते हैं यात्रा वृतांत के विषय में, तो मधु कांकरिया का यह साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत है, यह भी महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। और साथ में ही वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। साथ में वीडियो को हाइप भी करिए, जिससे अन्य छात्रों के पास भी यह वीडियो जा सके। और साथ में वीडियो में टैग प्रोडक्ट दिया जाता है, तो वहां से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जो टैग में प्रोडक्ट है, इसके अलावा भी आप खरीद सकते हैं, जैसे कि ड्रेस हो गया, बहुत बड़े बड़े राइटर्स के बुक हो गए, तो वे सारी चीजें आप खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए हम वीडियो का श्री गणेश करते हैं। मधु कांकरिया द्वारा लिखित साना साना हाथ जोड़ी। यह केवल यात्रा वृतांत का विवरण नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, मानवीय संवेदना और जीवन के कड़वे सच का एक गहरा दस्तावेज है। वह मधु कांकरिया जब जाती हैं घूमने के लिए, उसके विषय में सारे वृतांत हुए बताती हैं। अपने यात्रा में क्या क्या उन्होंने देखा, किस किस प्रकार के उन्हें अनुभव हुए। कहानी शुरू होती है सिक्किम की खूबसूरत रात से। मधु कांकरिया खिड़की के बाहर देखती हैं और वह दंग रह जाती हैं। पूरा गंगटोक शहर, यानी कि गंगटोक यहाँ कहा जा रहा है, गंगटोक शहर, ऐसा लग रहा था मानो आसमान उल्टा हो गया हो और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हों। वह एक जादुई सम्मोहन था। मधु को पता चलता है कि इस शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत से इस पहाड़ी को जन्नत बना दिया है। तभी रात के सन्नाटे में मधु के कानों में एक मीठी आवाज पड़ती है। एक नेपाली लड़की जो हाथ जोड़कर गा रही थी, साना साना हाथ जोड़ी गरदहु प्रार्थना, यानी कि इसका मतलब है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। और यह प्रार्थना मधु के दिल में उतर जाती है। अब सुनो साथियों, यहाँ पर ध्यान देना कि आगे रहस्यमयी झंडियों के विषय में बात हो रही है, तो उसके विषय में यात्रा शुरू होने वाली है। रहस्यमयी झंडियां, यानी कि झंडे जो रहस्यमयी तरीके से गाड़े हुए हैं, उनके विषय में। तो अगला सुबह जैसे ही होता है, मधु कांकरिया कंचनजंगा की चोटी को देखने के लिए उनमें लालसा होती है। वह तुरंत उठती हैं और मौसम साफ न होने की वजह से चोटी तो वे नहीं देख पाती, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगे फूल देखकर उनका मन खुश हो जाता है। अब शुरू होती है आगे की यात्रा युमथांग के लिए। गाड़ी में मधु के साथ उनका गाइड और ड्राइवर जितिन नॉर्गे हैं, यानी कि वे ड्राइवर भी हैं और गाइड, यानी कि बताने वाले कि यहाँ क्या क्या है, इसका क्या महत्व है, और साथ में अन्य महिला मित्र भी हैं। तो मधु कांकरिया जी का यहाँ पर ड्राइवर और गाइड जितिन नॉर्गे का नाम आप याद रखिए। और रहस्यमयी झंडियों की शुरुआत यात्रा युमथांग में हो रही है। कहाँ? युमथांग में। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, मधु को रास्ते में कतार से लगी सफेद कपड़े की झंडियां दिखती हैं, यानी कि सफेद झंडे जिन पर मंत्र लिखे थे। मधु उत्सुकता से पूछती है, जितेन ये क्या है? जितेन गंभीर होकर कहते हैं, मैडम, जब किसी बौद्ध धर्म के मानने वालों की मृत्यु होती है, यानी कि मौत होती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूसरे पहाड़ी पर ऐसी 108 सफेद झंडियां लगा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद व खुद नष्ट हो जाती हैं। और जब कोई शुभ काम शुरू करना होता है तो रंगीन झंडियां लगाई जाती हैं, यानी कि मृत्यु हो तो सफेद झंडे लगा दिए जाते हैं 108, और जिसे उतारा नहीं जाता वे खुद ही नष्ट हो जाते हैं हवाओं से। उसके अलावा जब शुभ कार्य होते हैं तो रंगीन झंडियां लगती हैं। और मधु को महसूस होता है कि पहाड़ों की भी एक अपनी अलग ही शांत दुनिया है। अब घूमता हुआ चक्र और पत्थरों पर थिरकते हाथ, इसके विषय में यात्रा करती हुई मधु कांकरिया बताती हैं। रास्ते में मधु को एक कुटिया के अंदर एक चक्र घूमता हुआ दिखता है। जितेन मुस्कुरा कर कहते हैं, मैडम, यह धर्म चक्र है, इसे घुमाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। मधु सोच में पड़ जाती है, चाहे मैदान हो या पहाड़, पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। हर जगह वही आस्था और वही पाप पुण्य की कहानियां। जैसे जैसे गाड़ी और ऊपर चढ़ती है, नजारे बदलने लगते हैं। कहीं दूध की धार जैसे झरने बह रहे थे, तो कहीं घाटियां गहरी हो रही थीं। मधु प्रकृति के इस विराट रूप को देखकर खोई ही थीं कि अचानक उनकी नींद टूटी, यानी कि तंद्रा टूटी। सामने का नजारा देखकर वह कांप उठी। इतनी सुंदर वादियों के बीच कुछ महिलाएं धूप में बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। उनके कोमल हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी, कई महिलाओं ने अपने पीठ पर कपड़ा बांध रखा था और उसमें उनकी टोकरी, यानी कि डोको यानी कि टोकरी कहते हैं, पीछे जो पीठ पर टांगी जाती है, उनमें अपने छोटे छोटे बालक
उसके बच्चे जो है सो रहे थे। मातृत्व यानी कि ममता और श्रम का ऐसा रूप मधु का दिल भर आता है, इसलिए क्योंकि यहाँ की औरतें एक तरफ अपनी ममता को समेटे हुए हैं और दूसरी तरफ अपने और अपने परिवारों के लिए श्रम कर रही हैं, उनके पेट को पालने के लिए। और यही देखकर मधु का दिल भर आता है। अब आगे जो यात्रा करती है मधु कांकरिया, उनमें बच्चों की चढ़ाई और चाय के बागान के विषय में बताया गया है। मधु कांकरिया की गाड़ी और आगे बढ़ती है। उनकी छुट्टी हुई थी और कुछ छोटे छोटे बच्चे पहाड़ी रास्तों पर पैदल चढ़ रहे थे। वे मधु की गाड़ी देखकर लिफ्ट मांगते हैं, यानी कि रुकने के लिए कहते हैं। जितेन बताते हैं कि मैडम, यहाँ कोई स्कूल बस नहीं होती। इन बच्चों को हर दिन 3-4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाना पड़ता है। और यही नहीं, स्कूल से लौटकर ये बच्चे अपनी माँ के साथ लकड़ियाँ चुनते हैं और मवेशी चराते हैं, यानी कि गाय बकरियों को चराते हैं। मधु को समझ आ जाता है कि पहाड़ों की यह खूबसूरती जितनी लुभावनी होती है, यहाँ का जीवन उतना ही कठोर है। शाम होते होते गाड़ी चाय के बागानों के पास से गुजरती है। जब मधु कांकरिया की गाड़ी चाय के बागान से जाती है पास होकर, तो वहाँ ढलते सूरज की रोशनी में सिक्किम की जो पोशाक होती है उसे बोकू कहते हैं, उसे पहनकर लड़कियां पीठ पर टोकरी टांगे चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। उनका सौंदर्य और उनकी मेहनत देखकर मधु को लगता है यह दृश्य किसी पेंटिंग जैसा है, किसी पेंटिंग में जैसा दृश्य बनाया जाता है वही सामने आ गया हो। अब आगे बात करते हैं। आगे की कहानी है कटाओ, यानी कि बर्फ का जादुई संसार। उसके विषय में आगे की कहानी चलती है। अब वे युमथांग पहुंचते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहां बर्फ नहीं मिलती। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो हमारे पृथ्वी पर जितने फैक्ट्रियां हैं उन सब के जो पोल्यूशन होते हैं उससे हमारा धरती बहुत गर्म हो जाता है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसकी वजह से वहां बर्फ नहीं थी। कोई उन्हें सलाह देता है कि आप कटाओ जाइए, यानी कि कटाओ में आपको बर्फ मिलेगा। बच्चों, यहाँ समझो कि कटाओ जो है एक जगह है, एक स्थान है जहाँ पे बर्फ बहुत रहता है। कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाओ का रास्ता लेकिन बहुत खतरनाक है और धुंध भी रहता है। लेकिन जैसे ही अब मधु कांकरिया वहाँ जाती हैं, कटाओ पहुँचती हैं, तो वहाँ एक जादुई दुनिया खुल जाता है उनके लिए। चारों तरफ चांदी की तरह चमकती हुई सफेद बर्फ दिखाई पड़ती है। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो। मधु कांकरिया बर्फ पर लेट जाना चाहती थीं, लेकिन उनके पास कपकपी छुड़ाने के लिए, उस ठंड के लिए गमबूट यानी कि लंबे जूते जो घुटने तक होते हैं वे नहीं थे। वहाँ खड़े होकर मधु को लगा कि प्रकृति का यह रूप कितना रहस्यमयी है। शायद इसी शांति में हमारे प्राचीन ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी। आप समझिए कि जहाँ बर्फ है वहाँ कितनी शांति होगी, वहाँ लोगों की कमी होगी, वहाँ हलचल, वहाँ फैक्ट्री, भागा दौड़ी इतना नहीं होता। इस वजह से मधु इस बात को समझ पाती है कि हमारे ऋषि मुनि जो हैं ये ऐसे ही जगहों पे वेदों की रचना की होंगी, जहाँ वे अपने आराध्य की भक्ति में खो जाते होंगे। जहाँ शांति होती है वही ध्यान एकाग्र होता है। तो इस वजह से यहाँ पर वे इस बात को कहती हैं। अब मधु कांकरिया सरहद के रखवाले यानी कि हमारे इंडियन आर्मी के विषय में बताती हैं, हमारे फौजी लोगों के विषय में, जो सरहद पर खड़े होकर हमारे देश की रखवाली करते हैं। और साथ में उनका विदाई यानी कि वहां से वे कैसे निकलती हैं, वे सारी बातें आगे की बताती हैं जो अंतिम है। अब कटाओ में मधु कांकरिया जब आगे बढ़ती हैं तो वह चीन की सीमा यानी कि बॉर्डर पर आती हैं। वहां का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप साइंस में पढ़ते होंगे, जहां -डिग्री रहता है सेल्सियस तापमान, वहां सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। सारा खाने का सामान जो होता है वह जम जाता है, तो बहुत परिस्थिति खराब होती है इस तरह के इलाकों में। हमारी आर्मी और भी ऊंचे पहाड़ों पे रहती है, इस वजह से उन्हें और भी दिक्कत होती है। मधु कांकरिया यहाँ पर बताती हैं कि हवा जो है तीर की तरह चुभ रही थी। मधु देखती हैं कि भारतीय सेना के जवान इस तरह की परिस्थिति में भी चौकियों पर मुस्तैद हैं, यानी कि ध्यान देकर वहाँ लोगों पर मुस्तैदी से नजर रखे हुए हैं चीन के बॉर्डर पे। मधु एक फौजी से पूछती है, आपको इस कड़कड़ाती ठंड में तकलीफ नहीं होती? फौजी मुस्कुराकर कहते हैं, मैडम, हम यहाँ जाग रहे हैं, इसलिए तो आप लोग शहर में चैन की नींद सो पाते हैं। और यह सुनकर मधु का सिर सम्मान से झुक जाता है। अब यहाँ समझिए हमारे भारतीय जवान कितने सहनशील हैं। कड़कड़ाती ठंड में मधु कांकरिया पूछती हैं कि आपको ठंडी नहीं लगती? तो ऐसे में मुस्कुराकर फौजी क्या कहता है कि हम जाग रहे हैं, इसलिए आप शहर में चैन से सो पाते हैं, और अगर हम यहाँ न रहें तो बॉर्डर हमारा
तुरंत ही खत्म हो जाएगा। चीन, दूसरे देश जो हैं हमारे यही ताक में रहते हैं कि यहाँ से हमारी सेनाएं हटे और हम इस पर कब्जा कर लें। तो हमारे सेना जो है रीढ़ की हड्डी है वो न रहे तो हम चैन से सो भी नहीं पाएंगे। और इसी वजह से हम और आप सभी को यहाँ पर भारतीय सेनाओं का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। और यह बात सुनकर आगे कहानी में मधु का सिर जो है सम्मान से झुक जाता है। मधु यहाँ सोचने लगती हैं कि हम जिन बर्फीले रास्तों पर 5 मिनट भी नहीं रुक पा रहे हैं, वहाँ ये जवान अपना पूरा जीवन देश के नाम कर देते हैं, यानी कि उन्हें बहुत दिनों तक बर्फों में ही रहना पड़ता है। और मधु कांकरिया वहाँ 5 मिनट के लिए रुकती हैं, जो वहाँ रुका नहीं जाता। इतनी ठंड और तीर के समान वहाँ की हवाएं लगती हैं। अब कहानी के अंत में यात्रा पूरी होती है। पूरी करके मधु वापस गंगटोक यानी कि गंतोक लौट रही थी, तो उनके दिमाग में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। उनके नजरिए बदल चुके थे वे सारी चीजों को देखकर। अब वे सिर्फ पहाड़ों की सुंदरता देखने वाली एक सैलानी नहीं थी, सैलानी यानी कि देखने वाले पर्यटक नहीं थी, बल्कि वे पहाड़ों के दर्द को समझने वाली, वहाँ के लोगों के संघर्ष और देश के जवानों की कुर्बानी को समझ चुकी। और लौटते समय उनके होठों पर फिर से वही प्रार्थना गूंज रही थी, साना साना हाथ जोड़ी। देखो साथियों, यहाँ पर साना साना हाथ जोड़ी में बहुत सारे यात्रा वृतांत आपको बताए गए हैं कि कहाँ क्या क्या हो रहा है, लेकिन आत्मा से या मधु कांकरिया ने इन सारी चीजों को जो इन्होंने महसूस किया, पहाड़ों के दर्द, हमारे जवानों के कुर्बानियां, वे सारी यादें इस साना साना हाथ जोड़ी में लिखी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी यात्रा वृतांत बहुत अच्छा लगा होगा। इवन मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगा। आपको ये कहानी कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट में। आज का प्रश्न है कि मधु कांकरिया भारत के जवानों को किस देश की सीमा के पास देखते हैं? आपको इसका उत्तर बताना है और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, हाइप करना है वीडियो को। इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।